हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। अ, हम आजीविका इकाई 6 पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध इससे संबंधित आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो पिकासो की बुक में दी हुई है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी कर रखी है और एक एक पॉइंट को मैंने उस पे डिटेल किया हुआ है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बाकी इस वाली वीडियो में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जो इस बुक में दिया हुआ है वही देखेंगे आप। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, विज्ञान की किस शाखा शाखा में पशु प्रजनन, पशु की भोजन व्यवस्था एवं पशुओं की देखरेख तथा चिकित्सा का गहन अध्ययन करते हैं? बहुत सिंपल सा सवाल है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पशुपालन। खीस में केसिन की मात्रा होती है, तो खीस में केसिन की मात्रा क्या होती है? 4.2%। अगला है, भैंस की किस नस्ल में दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भैंस की वो कौन सी नस्ल है जिसमें दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? उत्तर हो जाएगा भदावरी। दूध के पीलापन के लिए उत्तर दूध के पीलापन में मतलब दूध में जो पीलापन होता है उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैरोटीन व केसिन दोनों। ऑप्शन नंबर सी। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व है। दूध का अपेक्षित घनत्व, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.032%। अगला देखते हैं। मतलब ये ना ये इसमें ऑप्शंस उस तरह से दिए नहीं है। वास्तव में गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व ना 1.028 से लेके 1.032 के बीच होता है ना? तो ये दोनों डेटा याद रखिएगा। 1.028 से 1.032% के आसपास। चलिए अगला देखते हैं। पशुओं के गला घोटों की बीमारी फैलती है। पशुओं में गला घोटों की बीमारी फैलती है किससे? बैक्टीरिया से। व्याख्या दिया हुआ है, पशुओं में गला घोटों की बीमारी जीवाणु से फैलती है जिसे होमोरेगिस सेप्टिसिमा कहते हैं। ठीक है, सेप्टिसिमा सेमिया कहते हैं। हेमोर हेमोरेगिस जो भी पढ़ते हैं जी इसको, है ना? स्पेक सेप्टिसिमिया कहते हैं। यह एक जानलेवा बीमारी है और इसे पशुओं की अकाल मृत्यु हो जाती है और इसे इससे पशुओं की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो ये जो भी है इसका नाम है ना, आप यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप इसको प्रोनाउंस कर लीजिए। पशुओं में गला घोटू की बीमारी जीवाणुओं से फैलती है ना, और इसे ये कहते हैं, है ना, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया कहते हैं। यह एक जानलेवा बीमारी है और इससे पशुओं की अकाल मृत्यु हो जाती है। ठीक, अगला देखते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे इज्जत नगर, पंतनगर, कानपुर या मेरठ। बस इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इज्जत नगर। ऑप्शन नंबर ए इज्जत नगर, ये यूपी में है ना? इज्जत नगर जो है ये यूपी में है। अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जत नगर में है। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1889 में किया गया था। अगला प्रश्न है, दुग्ध ज्वर बीमारी है। दुग्ध ज्वर बीमारी है किससे संबंधित है ये? भैंस से संबंधित है। तो भैंस की ये जो बीमारी है ये दुग्ध ज्वर बीमारी है, भैंस की है। ठीक है, दूध ज्वर गाय या भैंसों में होने वाली एक चयापचय संबंधी बीमारी है। इसे मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। इसे मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया कैल्सीमिया भी कहते हैं।
तो ये गाय में और भैंसों में दोनों में होने वाली एक बीमारी है, चयापचय बीमारी है। ठीक है, इसे मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। अगला, साधारणतया गाय का गर्भकाल होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 285 दिन। 285 दिन करीब 9 महीने के आसपास ही है। ठीक, अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, गाय का गर्भकाल आमतौर पर 285 दिनों का होता है। गाय का गर्भकाल यानी कि गर्भ धारण से प्रसव तक का समय करीब 9 महीने व 10 महीने 10 से 15 दिन का होता है। 9 महीने व 10 से 15 दिन का होता है। अगला, अगला है, पशुओं में थनैला रोग का कारक क्या है? पशुओं में थनैला रोग का कारक होता है बैक्टीरिया। पशुओं में थनैला रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है। थनैला रोग मादा पशुओं में होने वाला संक्रामक रोग है। इस रोग का मुख्य कारक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है। तो गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है कितना? 87.26%। अगला है दूध। हाँ, इसमें भी मैं आपको एक करीब करीब वाला वो बता देती हूँ। 87.26% यहाँ पे लिखा हुआ है ना? अगर ऐसे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे ना, तो आप यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लीजिए, 87% से 90% के आसपास। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस इस तरह से दिखे, है ना, 90% से और 87 से 90% के बीच में, तो ऑप्शंस आप अपने विवेक अनुसार लगा सकते हैं। ठीक, अगला है, दूध के पार्श्वीकरण के लिए उपयुक्त तापमान है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 183 डिग्री से लेकर के, ये एफ का क्या मतलब है? और एम मी, एफ, ये तो, एक मिनट। अच्छा, ठीक है। मैं ये उस वीडियो, जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है ना, उसपे भी मैंने ये वाला जो एफ और मी का मतलब नहीं समझाया था। तो इसका क्या मतलब होगा, है ना? 143 डिग्री एफ मतलब फॉरेनहाइट, है ना? फॉरेनहाइट में इसको कन्वर्ट करते हैं तापमान, मतलब फॉरेनहाइट में तापमान जो होता है, मतलब उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये लगभग जो होगा 183 डिग्री एफ यानी कि फॉरेनहाइट, है ना, ये हो जाएगा तापमान में यानी कि सेल्सियस में, है ना? तो इसका सेल्सियस कितना हो जाएगा? 61.67 डिग्री सेल्सियस। अगर हम ऑप्शंस में अगर इस तरह से देखें, है ना, तो 143 डिग्री फॉरेनहाइट यानी कि 143 डिग्री फॉरेनहाइट यानी कि 61.67 डिग्री सेल्सियस, है ना? ये इसका तापमान होगा, और ये 30 मतलब 30 मिनट, है ना? 30 मी मतलब 30 मिनट, यानी कि 61.67 डिग्री सेल्सियस में के तापमान में दूध को 30 मिनट तक उबाला जा सकता है। यानी कि इसको हम मतलब क्या कहना चाहिए, साधारण से शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर किसी को खाना पकाना है या फिर दूध उबालना है ना, या फिर कोई भी प्रक्रिया करनी है इस तरह से, है ना, तो 143 डिग्री फॉरेनहाइट पर यानी कि 61.67 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करना है। ठीक है, तो इसका यही मतलब है। ठीक है, आई गेस समझ आया होगा इसका मतलब आप लोगों को। ठीक, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था उस वाले वीडियो में। अगला देखते हैं। अगला है, गाय की प्रमुख नस्ल है। तो गाय की प्रमुख नस्ल क्या है यहाँ पे? ये तो हरियाणवी ही है, मेवाती भी है और शाहीवाल भी है ना? ऑप्शंस पूरा देख लेते हैं। उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणी, मेवाती, साहीवाल गाय की प्रमुख नस्ल है। अगला देखते हैं।
अगला है, अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल। आ, अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुर्रा। अगला देखते हैं, पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग। पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग, गलाघोटू भी देखा था हमने, थनैला भी देखा था, निमोनिया भी है। निमोनिया तो वैसे इंसानों में ज्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। पशु का वह भोजन उसके जीवन निर्वाह उत्पादन तथा अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संतुलित भोजन, है ना। और जीवन निर्वाह उत्पादन तथा अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल में, पंजाब में, या कल्याणपुर, ये जिसको कानपुर कहते हैं, या हरियाणा में? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा करनाल। ठीक, करनाल, करनाल में है। करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक, अगला देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है। यह डेयरी अनुसंधान के लिए भारत का प्रमुख संस्थान है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में काम करता है। फैक्चुअल है ये सारी चीजें, है ना। दुग्ध एंजाइम्स हैं, दुग्ध एंजाइम्स हैं किसके? लैक्टोज। ठीक है, दूध, दूध में एंजाइम मतलब लैक्टोज जो है वो दूध से संबंधित है, एक प्रकार का शर्करा होता है। अगला देखते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में स्थित है, मखदूम में स्थित है, यूपी। व्याख्या दिया हुआ है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यूपी के मथुरा जिले के मखदूम में स्थित है। इसकी स्थापना साल 1779 में हुई थी। स्ट्रिप कप परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है? स्ट्रिप कप परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है? ये किया जाता है दुग्ध ज्वर में, गाय और भैंसों में पाई जाती है। मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या है? डाई एसिटिल। डाई एसिटिल जो है मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी है, डाई एसिटिल। मक्खन में सुगंध के लिए डायएसिटिल नामक यौगिक जिम्मेदार होता है। मक्खन से घी बनाने की प्रक्रिया में मक्खन के किण्वन और ऑक्सीकरण से डायएसिल डायएसिटिल बनता है। इसी वजह से देशी घी में सुगंध आती है। डायएसिल नहीं है ये, डायएसिटिल है ये। अगला है, दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी। दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है ये? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टाइफाइड। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि टाइफाइड में दूध जो है वो जहर होता है। अगला देखते हैं, टाइफाइड में दूध वगैरह नहीं पीते हैं ना। ठीक, अगला है, डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है। डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन क्या होता है? ये होता है 12 वर्ष। अगला देखते हैं, विश्व में ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल। ऊन, ये ऊन नहीं है, ये ऊन है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। विश्व में ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है, तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक मिनट, सही है, सही है, हाँ। हाँ, विश्व में ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है मैरिनो, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैरिनो। अगला देखते हैं, सांड के वीर्य का औसत पीएच मान होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
6.8। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। व्याख्या है, ये पढ़ लिया था हमने श्वेत क्रांति में भी, है ना। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। इसे भारत में श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी। ये श्वेत क्रांति वाले पार्ट में हमने किया हुआ है। कैल्शियम की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है दूध में। टीवीज वगैरह में भी एड वगैरह बहुत देखा होगा आपने। कैल्शियम की अधिकतम मात्रा दूध में पाई जाती है। भारत में भारत में अंतिम पशु गणना कब हुआ था? ये हुआ था 2019 में। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 19, है ना, लेकिन 2019 में। लेकिन अभी 2024 में भी आ, मतलब क्या कहना चाहिए, इसका पशु जनगणना मतलब होना था, पता नहीं। अभी शायद मेरे ख्याल से इसका डेटा वगैरह नहीं आया है ना। बट 2000 लास्ट जो हुआ था ये 2019 में हुआ था। आई थिंक व्याख्या भी दिया होगा इसमें। भारत में आखिरी पशुधन जनगणना साल 2019 में हुई थी। यह 20वीं पशुधन जनगणना थी। सरकार के निर्देशानुसार 2024 में 21 पशुधन जनगणना की जानी है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ये लगता है सोनपुर बिहार में। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला गंगा और गंडक नदियों के संगम पर लगता है। अगला है, बकरी का दुग्ध सुपाच्य होता है क्योंकि इसमें जो वसा गलिकाएं होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, वसा गलिकाएं छोटी छोटी होने के कारण बकरी के दूध बकरी का दूध जो होता है वो सुपाच्य होता है, यानी कि डाइजेस्टिव होता है ना, जल्दी पच जाता है। व्याख्या दिया हुआ है, बकरी का दूध सुपाच्य होता है क्योंकि इसमें वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती हैं। बकरी के दूध में केसिन प्रोटीन होता है। पशुओं में पीका का कारण क्या है? पशुओं में पीका का कारण होता है फास्फोरस की कमी। पीका का कारण क्या होता है? फास्फोरस की कमी। मछली पालने को क्या कहते हैं? ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है ना। पिसीकल्चर, इसको कहते हैं पिसीकल्चर। पशुओं के बीमा में सम्मिलित किया जाता है। बीमा यानी कि इंश्योरेंस, है ना। इसमें क्या सम्मिलित किया जाता है? नियत लागत को। ठीक, नियत लागत को शामिल किया जाता है। नहीं जी, नियत लागत को क्यों करेंगे? परिवर्ती लागत को करेंगे ना। पशु पशुओं के बीमा में परिवर्ती लागत को शामिल करते हैं। नियत लागत को क्यों करेंगे? उत्तर में तो बी दिया हुआ है, नियत लागत में परिवर्ती लागत होना चाहिए। इसका उत्तर मेरे ख्याल से परिवर्ती लागत होना चाहिए, है ना। मैं इस क्वेश्चन को एक बार है ना वो करती हूँ, डाउट में रखती हूँ। ठीक है, और अगर मुझे इसका सही उत्तर मिलता है तो मैं पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर आप लोगों को इसका सही उत्तर मालूम होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से परिवर्ती लागत में होना चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को, इसको भी पढ़ाया हमने, एपीकल्चर कहते हैं। भारी मात्रा में कार्य करने वाले एक बैल को कितने दाने की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3.5 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम। भारी मात्रा में कार्य करने वाले एक बैल को कितने दाने की आवश्यकता होती है? 3.5 किलोग्राम की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 से 3 किलो।
ठीक। भारी काम करने वाले बैल को रोजाना 2 से 3 किलो दाना दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उसे हरा और सूखा चारा भी देना चाहिए। हमने हरे चारे के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था अच्छे से, है ना, कि क्यों आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं। खुरपका व मुंहपका रोग से रोकथाम के लिए टीके का नाम क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पॉलीवैलेट अक्रिय सेल कल्चर। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीवैलेट अक्रिय सेल कल्चर। अगला देखते हैं। ये नेट नहीं चलता है, अलग परेशानी है इसकी। चलिए। मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा होती है। मक्खन में अधिकतम जल की मात्रा होती है पानी की 14%। ठीक। अगला है पशुओं के चयन की विधि। पशुओं के चयन की विधि है, ऑप्शंस देखते हैं। पारिवारिक चयन, संतति के आधार पर चयन, फिनोटाइपिंग चयन या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये तीनों के तीनों जो है, ये तीनों के तीनों चयन है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पशुओं के चयन की विधि है ये। ठीक है, पारिवारिक चयन, संतति के आधार पर, फिनोटाइपिंग चयन। जुगाली करने वाली पशुओं के आमाशय में कितनी थैलियां होती हैं? तो जुगाली करने वाली पशुओं के आमाशय में 4 थैलियां होती है ना। 4 थैलियां होती हैं। आई थिंक इसमें व्याख्या दिया है। हाँ, जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में 4 थैली होती है। रुमेन, रेटिकुलम, ओमासम और एबोमासम। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? ये झांसी में स्थित है। झांसी कहाँ है? यूपी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यूपी के झांसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। किस विटामिन की कमी से मुर्गियों के पंख झड़ते हैं? किस विटामिन की कमी से झड़ते हैं? विटामिन ए या विटामिन डी या बी या के? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन बी, है ना, विटामिन बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी के कारण मुर्गियों में पंख झड़ते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? भेड़ के दूध में पाया जाता है। किस विटामिन के की कमी से आ, पशुओं की आंतें सूजती हैं, है ना, स्वेल हो जाती हैं, सूजन आ जाती है। तो ये होता है किस किस विटामिन के कारण? ये होता है आ, इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के, है ना। पशुओं में विटामिन के कारण, है ना, की कमी के कारण ना आंतों में सूजन आ जाती है। केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है अविका नगर में। ऑप्शन नंबर डी, अविका नगर। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। अविका नगर जो है ये राजस्थान में है। टिप्ने माइ टिप्ने टिम्पेनाइटिस टिम्पेनाइटिस एक रोग है। टिम्पेनाइटिस एक रोग है। ऑप्शंस जीवाणु जनित, विषाणु जनित, फफूंद जनित या आहार जनित। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु जनित, है ना। क्या क्या था? टिम्पेनाइटिस। टिम्पेनाइटिस टिम्पेनाइटिस जो है ये जीवाणु जनित रोग है। दूध की रानी कही जाती है। दूध की रानी किसे कही जाती है? सानेन को, है ना। दूध की रानी जो है सानेन को कही जाती है। बकरी है ये एक प्रकार की, है ना। मतलब बकरी का एक नस्ल है, सॉरी,
मतलब बकरी है ये, सानेन नस्ल है। ठीक है, मैं व्याख्या होगा आई थिंक, देखते हैं उसमें। हाँ, सानेन नस्ल के बकरी के सानेन नस्ल के बकरी को दूध की रानी कहा जाता है। यह बकरी स्विट्जरलैंड के बर्न में पाई जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा सानेन। बकरी की गर्भावस्था कितने दिन की होती है? बकरी की गर्भावस्था 150 दिन की होती है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो का सही उत्तर हो जाएगा क्या? कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विश्व में भारत का दूध उत्पादन में स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? अंडा उत्पादन में ये तीसरा स्थान है। ठीक, अगला देखते हैं। अंडों के उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में तीसरा है। अंडों के उत्पादन में चीन पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। भारत में कृत्रिम गर्भाधान कब से प्रारंभ हुआ? भारत में कृत्रिम गर्भाधान ये प्रारंभ हुआ था 1942 से। व्याख्या दिया है। भारत में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत वर्ष 1942 में हुई थी। इस साल भारतीय पशुपालन शोध संस्थान के डॉक्टर भट्टाचार्य के नेतृत्व में कृत्रिम गर्भाधान पर एक प्रायोगिक परियोजना शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा, कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में। और इस साल भारतीय पशुपालन शोध संस्थान के डॉक्टर भट्टाचार्य के नेतृत्व में कृत्रिम गर्भाधान पर एक प्रायोगिक यानी कि प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अगला है, गाय के जनन अंग में शुक्राणु का जीवन काल होता है। ऑप्शंस: 14 से 15 घंटे, 120 घंटे, 25 से 30 घंटे या 16 घंटे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 से 30 घंटे। इसका गाय के जनन अंग में गाय के जनन अंग में शुक्राणु का जीवन काल क्या होता है? 25 से 30 घंटे। गाय के जनन अंग में अंडा के जीवित रहने की अवधि क्या होती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 180 घंटे। अगला है, भारत में पशुओं का गर्भाधान कार्य सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेयरी फार्म, मैसूर। भारत में सबसे पहले मैसूर जिले के पैलेस डेयरी फार्म में डॉक्टर संपत कुमार ने पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया था। ठीक, अगला, वर्ष भर प्राप्त होने वाला चारा है। तो वर्ष भर प्राप्त होने वाला जो चारा है, बरसीन, जई और नेपियर घास, ये तीनों के तीनों जो है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पशुओं की उम्र आंकने की प्रचलित विधि। पशुओं की उम्र आंकने की प्रचलित विधि कौन सी है? दांतों के द्वारा। ठीक, पशुओं में उम्र आंकने की सबसे प्रचलित विधि दांतों की जांच करना। पशुओं के उम्र के अनुमान लगाने के लिए इन तरीकों का प्रयोग किया जाता है। अगला, गाय के बछड़े को जन्म के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन कितना दूध पिलाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसके शारीरिक भार का 1/10। ठीक, तो एक बछड़े को, मतलब जो है, एक गाय के जो बछड़े को जन्म के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन उसके शरीर का शारीरिक भार का 1/10
लगभग इतना इतना दूध पिलाना चाहिए। अगला है, गाय के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो गाय के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट सही उत्तर होगा इसका। अगला देखते हैं, दूध का पीएच मान। तो दूध का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शंस देखते हैं। दूध का पीएच मान होता है 6.4 से 6.8। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.4 से 6.8 दूध का पीएच मान। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 सितंबर 2019। पशु रोग राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 11 सितंबर 2019। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 11 सितंबर 2019 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मथुरा से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य कब तक का है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2030। ठीक, याद रखिएगा 2030। 11 सितंबर 2019, 11 सितंबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये कब तक चलेगा? 2030 तक। छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस यहाँ पे पूरा नहीं है, देखते हैं। 11 मार्च 2016 या 16 मार्च 2016, 19 मार्च 2016 या 22 मार्च 2016। इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च 2016। प्रश्न देख लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया? 22 मार्च 2016। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 मार्च 2003। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का गठन 3 मार्च 2003। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विशेश्वर सिंह पटेल। गोपाल रत्न अवार्ड के प्राप्तकर्ता हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोपाल रत्न अवार्ड के प्राप्तकर्ता माधुरी जंगेल और दुलारू राम साहू, ये दोनों के दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आजादी के बाद प्रथम पशु जनगणना मतलब पशु गणना किस वर्ष किया गया था? 1948 में या 49 में या 50 में या 51 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951। आजादी के बाद पहली पशु गणना जो हुई थी वो 1951 में हुई थी। व्याख्या दिया हुआ है, आजादी के बाद पहली पशु गणना 1951 में हुई थी। भारत में पहली पशु जनगणना 1919 से 1919-20 के बीच हुई थी। वर्तमान में 21वीं पशु जनगणना 2024 में प्रारंभ हो गई है। अगला, भारत में सर्वप्रथम पशुधन गणना किस वर्ष में किया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी देखा व्याख्या में हमने 1919 में। ठीक, सर्वप्रथम पशु अ, गणना 1919। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रश्न दिए थे पशुधन उत्पाद से वो हमने सारे देख लिए हैं। और इसके बाद हम पंचायती राज के एमसीक्यूज देखेंगे जो पिकासो की बुक में दी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। और चलिए बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।